डी ब्रोगली वेव कंप्लीट करा लेते हैं, है ना। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरे कंप्लीट कर लिया था, तो क्लास के अंदर एक्सरे चल चुका था। अब आज हम लोग बेटा मैटर वेव पढ़ेंगे। मैटर वेव छोटा सा है, कंप्लीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन करा देते हैं और अगले लेक्चर में एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। आ रहा समझ में? एटॉमिक फिजिक्स के बाद न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर बचेगा, ओनली 2 चैप्टर। एटॉमिक फिजिक्स तो छोटा सा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके स्कोरिंग है, ये बेसिकली स्कोरिंग है दोनों, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा, मैटर वेव। या इसे डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं बेटा, आराम से। डी ब्रोगली वेव, बेटा बात नहीं करो। देखिए मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव क्या है, इसे समझें। देखो बच्चों, मैटर वेव या इसे हम डी ब्रोगली वेव कहते हैं बिकॉज इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डी ब्रोगली। दरअसल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, डी ब्रोगली ने ये कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, यानी उसमें कोई मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, तो उसमें एक वेव कैरेक्टर एसोसिएट होता है। बहुत ध्यान से सुनना। जब कोई बॉडी मोशन में होता है, लीनियर मोमेंटम होता है उसके अंदर, तो उसमें एक वेव कैरेक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं मैटर वेव। शुरुआत में जैसे इन्होंने मैटर वेव के बारे में लोगों को बताया, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उससे कहा, डी ब्रोगली देख वो रेलगाड़ी चल रही है, वो देख रेलगाड़ी में मोमेंटम है, तेरे अनुसार तो है, वो वेव बन गया, वो वेव बन गया, ऐसे से करेगा, ऐसे से करके जाएगा। सबने बहुत मजाक उड़ाया। देख डी ब्रोगली, एरोप्लेन चल, एरोप्लेन का ले ले एग्जाम्पल, एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन में मोमेंटम है, हाँ मोमेंटम है, अच्छा खासा मोमेंटम है, एरोप्लेन बन जाएगा वेव, यों यों लहराते लहराते जाएगा। तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। डी ब्रोगली भी सोचा, अरे यार बड़ा मजाक उड़ा रहे लोग। हाईवे पे बस चल रही है, अब बस चल रही है 80 से, पता चला बस जो है वो वेव बन गई। अंदर बैठे हुए आदमी को पता ही नहीं कि हम वेव के अंदर चल रहे हैं। बोला भाई बड़ा प्रॉब्लम है भाई। अच्छा, इसका नाम मैटर वेव है क्योंकि मटेरियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। चलो भाई, तो उस समय मैटर वेव, डी ब्रोगली वेव को लोगों ने सिरे से खारिज किया, बेकार बात है, रात पे ज़रा ज़्यादा चढ़ा लिया होगा इसलिए बोल रहा है ऐसा। ठीक है भाई, तो रात की चढ़ी उतरी नहीं इसलिए ऐसा पता नहीं अनाप शनाप बोलता है। वैज्ञानिक लोग कुछ भी कुछ बोल देते हैं ना। साइंटिस्ट और पागल में बस एक लाइन का फ़र्क होता है कि वो बोल क्या रहा है। लोगों की समझ में आ गया तो साइंटिस्ट है, नहीं समझ में तो पागल है। ठीक है, यही फ़र्क है बस। तो चलो भाई, कई दिनों तक ये रहा कन्फ्यूज़न की स्थिति, डी ब्रोगली गलत है गलत है। डी ब्रोगली बोला, मैं कह रहा हूँ सुन तो ले, सुन तो ले। बैठ बेवकूफ़, प्रूफ करके दिखा, है कोई प्रूफ? बोला नहीं, बैठ शांति से, फालतू बातें नहीं करते हैं। चलो भाई, तो एक डेविसन एंड जर्मर 2 साइंटिस्ट हैं जो डी ब्रोगली को जानते थे। डी ब्रोगली पे उन्होंने भरोसा जताया। बोला नहीं भाई, डी ब्रोगली को इतनी तेज़ी से आप, इतनी आसानी से आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, बंदे में दम है, कुछ तो सुनो। तो डेविसन एंड जर्मर उनको बुलाए, बोले कहना क्या चाहते हो साहब, बताओ ठीक ठीक। तो उसे पूरा मैटर वेव की स्टोरी समझा कि देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है, लीनियर मोमेंटम होता है, तो उसके साथ वेव एसोसिएट होता है। मैटर वेव कोई साउंड वेव की तरह नहीं है, लाइट वेव की तरह नहीं है, ये वेव एक अलग टाइप का वेव है और ये होता है। बोला चलो तुम जो कह रहे हो उसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि दुनिया प्रूफ मांगती है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया उस ज़माने में। उस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में इस बात को साबित कर दिया गया
कि यस, जो कहा जा रहा था वो बिल्कुल सही कहा जा रहा था। जब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ तब दुनिया को समझ में आया कि हाँ यार, डी ब्रोगली तो सही कह रहे थे, उन्हें तो हमने बेवकूफ़ समझ लिया था। और डी ब्रोगली की बात जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुई तो एक ऐसा बंदा था, उसे भी राहत मिला। एक ऐसा बंदा था जो चैन की गहरी सांस लिया, और वो था नील बोर। नील बोर भी बहुत दिनों से अटका हुआ था, कई सालों से अटका हुआ था। किस बात पर? जब बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, तो उस एटॉमिक मॉडल में बोर ने कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr = nh/2π। ये बोर ने अपने एक थ्योरी में दिया था, हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल थ्योरी में उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द न्यूक्लियस mvr = nh/2π। तो बोर ने तो अपनी डेटाज को कलेक्ट करके एक एम्पिरिकल फार्मूला बना दिया, मतलब डेटाज को एक ऐसे फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन लोगों ने पूछा, जब बोर में एटॉमिक मॉडल थ्योरी आई थी तो पूछा गया, बता बे बोर, तूने ये क्यों कहा कि mvr nh/2π है? n इज द इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3। बोला क्यों nh/2π? बोर के पास हर सवाल का जवाब था, इस सवाल का जवाब ही नहीं था। बोर बेचारा अटका हुआ था, और कई सालों से अटका हुआ था, यानी बोर एटॉमिक मॉडल आ जाने के बाद 10 साल तक वो बेचारा इस डिमेरिट के साथ जिंदा था कि ये आया कैसे, लॉजिक क्या है। आंकड़े तो मेरे सामने, आंकड़ों से तो मैंने फॉर्मूला बना दिया, लेकिन लोगों ने पूछा ऐसा क्यों होता है, इस बात का जवाब नहीं था। लेकिन धरती के एक दूसरे कोने में डी ब्रोगली का जब थ्योरी, डी ब्रोगली वेव का जब अप्रूवल मिला कि यस डी ब्रोगली वेव होता है, तो नील बोर को बहुत लंबी गहरी सांस मिली कि चलो यार बहुत अच्छी थ्योरी आई। और उन्हें मैटर वेव का कंसेप्ट यूज करके ये प्रूफ करके दिखा दिया दुनिया को कि mvr = nh/2π देखो कैसे आता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होता है, और उस वेव का एक कॉन्सेप्ट है, उसको लगाया और mvr = nh/2π निकाल के रख दिया। तब जाके नील बोर का ये पूरा बढ़िया थ्योरी कहलाया कि यार जो चीज़ खोजा नहीं गया तो वो भी तू पहले, उसका रिजल्ट पहले से तेरे को पता था, वाह कि ये होगा। और ये देखो भगवान ने पता नहीं डी ब्रोगली को धरती पे लाया, उससे हुए वेव का कंसेप्ट करवाया और फिर तेरे काम आ गया। क्या बात है। तो ये फिर जा कर के पूरी कहानी आ गई, और फिर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया बड़े प्यार से कि यस मैटर वेव एग्जिस्ट करता है। तो मैटर वेव अब एकदम एग्जिस्ट करता है, इस पर कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा। तो यहाँ पर बेटा बहुत सिंपल सी बात है, बोला गया कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग motion then a wave associated with it which is called matter wave। सुनिएगा ध्यान से, which is called matter wave या डी ब्रोगली वेव। देखिए बेटा पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा। माना कि आप एक अच्छे लेखक हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, लिख के कितने पन्ने भर दिए। देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मोशन देन अ वेव एसोसिएटेड विद इट विच इज कॉल्ड मैटर वेव। ध्यान रखिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। मैटर वेव को ही क्या बोलते हैं बेटा? डी ब्रोगली वेव। अगर डी ब्रोगली वेव बोले तो कोई जान नहीं देगा। सुनो पहले ध्यान से, अब यहाँ पर सुनो, मैं बोलना चाहता हूँ, सुनो। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा तो जो इसके दोस्त मजाक उड़ाया करते थे, चलो डी ब्रोगली वेव होता है, तो सब फिर उसके बाद इसके दोस्त सोचने लगे, अभी जब डी ब्रोगली तो सही कह रहा था बे, प्रूफ हो गया सब कुछ, तो फिर क्या रेलगाड़ी वेव है क्या? बस क्या वेव है?
कोई कार चला रहे तो वेव हो गई क्या? लोगों के दिमाग में ये ख्याल आने लगे, क्योंकि मजाक तो उन्हीं बातों का उड़ाया गया था। तो फिर उसके बाद डी ब्रोगली से पूछा गया कि भाई सॉरी, तेरा मजाक उड़ाया, इसके लिए सॉरी, लेकिन ज़रा बता यार, वो रेलगाड़ी में जो हम लोग सफ़र करते हैं वो क्या वेव बन जाती है क्या? वो बस में क्या वेव बन जाती है? तेरा थ्योरी तो बिल्कुल प्रूफ हो गया, बढ़िया है, तू बड़ा जीनियस साइंटिस्ट है, एक्सप्लेन कर इसको। तो बोला देखो, मैटर वेव तो वैसे सब में है। अब ठीक है? नहीं, अब ठीक नहीं है, ये तो गया। एक मिनट, ये क्या हुआ? लाइट चली गई क्या? पर्दा हिलाने से हुआ क्या? गले की ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ बेटा, देखिए, तो सबने पूछा हाँ भाई डी ब्रोगली भैया, सॉरी तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अब ज़रा बताओ कि क्या वो बस में जिसमें हम चलते हैं, सफ़र करते हैं, वो क्या वेव बन जाती है क्या? अब मजाक के लहजे से नहीं, अब कारण पूछने के लहजे से डी ब्रोगली से पूछा जा रहा था। पहले मजाक उड़ाया जाता था, अब ये पूछा जा रहा था कि ज़रा प्लीज़ बता दो यार ये है क्या? तो बोला डी ब्रोगली ने कि देख दोस्त, जो मैटर वेव है वो सब में है, लेकिन सिग्निफिकेंट होगा तब जब वो बहुत छोटा होगा, जब वो बहुत, यानी मैटर वेव वैलिड फॉर प्रोटॉन, वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन, वैलिड फॉर एन एटम एंड नॉट वैलिड फॉर द लार्ज बॉडीज। मैटर वेव उसके लिए एसोसिएट नहीं हो पाता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल है, होता ही नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है उधर। तो इसीलिए बोलते हैं कि डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव ये अप्रोप्रिएट होता है, सिग्निफिकेंट होता है। किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, ये सब के लिए, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल। लेकिन मॉलिक्यूल से अगर तुमने एक बॉडी बना दिया कि 5 kg का बॉडी, 5 kg का पत्थर, अब फेंक दिया ऐसे, तो पता चला वेव बन गया। तुम्हारी तरफ 5 kg का एक बॉल फेंके, पता चला वेव बन के उड़ गया। अरे कहाँ गया वो पत्थर? वो तो वेव बन गया, वेव बन के चला गया, कहीं मीडिया में चला गया। तो ऐसा नहीं होता है ना, बोला इनअप्रोप्रिएट है उसके लिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बेटा डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली वेव इज सिग्निफिकेंट, डी ब्रोगली वेव इज सिग्निफिकेंट फॉर, प्यार से, सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, स्कोपिक पार्टिकल्स, ईमानदारी से, लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ईटीसी, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ईटीसी। ड्यूट्रॉन भी होता है बेटा 1H2। लगता है तुमने पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा, इसलिए ड्यूट्रॉन पूछ रहा है। उसी को ड्यूट्रॉन भी बोलते हैं, डोंट वरी। किसको बोलते हैं? नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कराया था, मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन। अच्छा सुनिए, देखो, तो सबसे पहली बात तो कब सिग्निफिकेंट होता है ये समझ में आ गया बच्चों। अब 5 kg के पत्थर को अगर मोशन में करेंगे तो क्या उसके लिए सिग्निफिकेंट होगा? हम बोले नहीं यार, डी ब्रोगली वेव सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, साइज मस्ट बी वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक बोलते ही बहुत छोटा हो गया, उसके लिए वैलिड होता है। बोलो क्लियर हो गया? और बेटा हर वेव की अपनी एक वेवलेंथ होती है, और ये हम देखेंगे मैटर वेव की वेवलेंथ क्या होगी। पहले यहाँ तक लिख लीजिए प्लीज़, यहाँ तक लिख लीजिए, मिटा दें। अच्छा रुक जाओ, पहले कुछ लोग लिख रहे हैं। चिट्ठी पढ़ के बड़ा खुश हुआ बे, हैं?
चिट्ठी पढ़ के बड़ा खुश हुआ। सही है बेटा। अब पीछे वाले ने दिया चिट्ठी, हाँ उसको आगे बढ़ाना था कि तेरे पास ही आना था। बैल हो गया। शांत शांत बेटा, मिटा देता हूं। ओहो ओहो, मोबाइल चला रहा है ना, टाइम देख रहा था। अभी तो स्टार्ट ही हुई है बेटा, इतनी जल्दी टाइम देखोगे? अभी तो हमने शुरू ही किया है। देखिए, मुंडी ऊपर करके प्यार से, मुंडी ऊपर करके, सुनो सुनो प्यारे बच्चों सुनो, देखो, अरे सुनो, इधर देखो, इधर देखो प्लीज। अब यहाँ पर बेटा अगर मुझसे कहेगा वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव, वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव यानी मैटर वेव, यानी डी ब्रोगली वेव का वेवलेंथ बताना है, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या बताया मैटर वेव में डी ब्रोगली ने उसका वेवलेंथ? तो वेवलेंथ के बारे में बताया कि देखिए मैटर वेव का वेवलेंथ होता है लैम्डा बराबर h/p। h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज़ द लीनियर मोमेंटम। इसको बेटा मोमेंटम को mv लिखते हैं, तो m इंटू वी। अच्छा बेटा रुक जाओ रुक जाओ, बहुत अच्छा लिखते हैं आप लोग, मान गए हम लोग। देखो तो सही, क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है? अच्छा बेटा काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है p²/2m, नहीं होता है? काइनेटिक एनर्जी p²/2m भी होता है। देखो ना, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, m² m इंटू वी, p² हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बेटा ये मोमेंटम है p, तो p का वैल्यू होगा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए बेटा आपको जो डी ब्रोगली वेव का वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो तीनों आपको याद करना पड़ेगा, h/p, h/mv, h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। h का मतलब क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। बोलो क्लियर हो गया? कृपया इसे लिखें ईमानदारी से। और m इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैटर इसे बोले क्योंकि मटेरियल है, मास है, इसलिए इसे बोलते हैं बेटा मैटर। आज ये नहीं आया साल्या, प्रथम साल्या। ओ दादी एक्सपायर हो गई, अरे शांत प्यारे बैलो। मिटाएं। ए भाई ए आराम से देखिए। अच्छा सुनो बच्चों, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पहली बात ध्यान से सुनो, इधर सुनो, इधर। अच्छा बेटा अगर आपसे कभी कहे कि एन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें, इफ एन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, सुनो पहले ध्यान से, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को हम v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराएं। कहने का मतलब बेटा कि जैसे इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट में है, ये इलेक्ट्रॉन है और रेस्ट में, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब बेटा मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करना। तो पोटेंशियल डिफरेंस v की वजह से
एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। वेयर देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस देयर मस्ट बी द फील्ड, या वेयर देयर इज फील्ड देयर मस्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, और इसमें फोर्स लगने से एक्सेलरेट करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और एक अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रॉन में हमें मिलेगा। और देखिए इलेक्ट्रॉन में मोशन है, यानी काइनेटिक एनर्जी, लिख ले भाई, लिख आगे भी लिख लियो। बैल पता नहीं क्या लिखे जा रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है यानी इसमें मोशन है, और मोशन है तो डी ब्रोगली वेव का वेवलेंथ एसोसिएट होगा, इसमें मैटर वेव होगा और उसका अपना वेवलेंथ होगा। पूछा जाएगा कि भाई v वोल्ट से एक्सेलरेट कराएं, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, चलो बताओ इसमें काइनेटिक एनर्जी है, मोशन है, मैटर वेव होगा, चलो मैटर वेव की वेवलेंथ बताओ। तो यानी जब काइनेटिक एनर्जी इसमें k डॉट ई आ जाएगा तो वेवलेंथ पूछा जाएगा। काइनेटिक एनर्जी होगा बेटा Q डेल्टा V, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं ना Q डेल्टा V। अगर V वोल्ट से एक्सेलरेट कराएं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा Q डेल्टा V। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड E ले लो और यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो E इंटू वी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो जब इतनी काइनेटिक एनर्जी है तो इसमें जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो h/√2 m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी। बोलो बात समझ में आ रही है? अब h मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻90 एंड v इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये नहीं मालूम है, ये तो कितना भी है वो तो पता चलेगा कितना अप्लाई किया। HME2 सब मालूम है। वैल्यू जब हम रखते हैं बेटा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आता है फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर v वोल्ट से एक्सेलरेट कराया तो ये आता है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। देखो बेटा ये पूरी वैल्यू जो h है, m है, e है, 2 है, रूट भी अलग करके बाकी सारी वैल्यूज़ पूरा पुट पार्ट करके, और लैम्डा की वैल्यू आया 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। अब जैसे क्वेश्चन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया, तो जब उसमें 100 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया तो बताइए डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ पर 12.27/√100, 100 का रूट होगा 10 है तो डेसिमल आगे 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला, ये वैल्यू सहित आपको याद रहेगा तो इसके सॉल्व करने के चक्कर से आप बच जाएंगे। आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि सही आंसर कौन सा होगा। इसको आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ डेली लेक्चर अटेंड करो, जाके डेली लिख के रिवाइज करो, आधे घंटे के अंदर आपको पूरा समझ में आएगा। लिख लो। अरे गतांश तुम बहुत दिन बाद दिख रहे हो बेटा, घर कहाँ है तुम्हारा? मैनपुरी। कितनी दूर है बे? अच्छा शादी में गए थे, बुलाया नहीं बे? अच्छा वो 50 के बाद 51वां को नहीं बुलाते थे ना? अच्छा ये अच्छा मैंने पेपर में पढ़ा, एक रिश्तेदार जो है वो गुस्से में आके क्या किया, जिसके यहाँ शादी था उसी का कार्ड छपवाया और बुलाना था 50, और लोगों ने अपना 50 तो बांट दिया, आए लोगों ने कार्ड छपवाया अलग से, उससे गुट दुश्मनी निकालने के लिए, और 200-250 में बांट दिया। ये पेपर में था, देहरादून की घटना है। और सबको बांट दिया, बोला अच्छा उसका शादी है तो हम कार्ड बांट रहे हैं, कार्ड दे दिया, पता चला 50 के बजाय 250 बेटा आके रायता पहन गया, हंगामा मचा हुआ था उसके शादी में। फैला हुआ रायता भी लोगों ने समेट के ले लिया। भैया बातें नहीं हो गया। मिटा बेटा, एक मिनट
अच्छा बेटा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन हो, सेकंड नंबर पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन हो, ए शांत, अब क्या होगा? सर देखिए इधर ध्यान दो, अरे इधर ध्यान दो। अब मास तो चेंज हो जाएगा ना, प्रोटॉन पे चार्ज तो उतना ही रहता है, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 kg। प्रोटॉन का मास 27 10⁻⁻27 kg। तो प्रोटॉन का मास तो अलग हो गया, वैल्यू चेंज हो जाएगा। वैल्यू रखा के 0.286 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27, प्रोटॉन के लिए 0.286 अपॉन रूट वी। बेटा आया तो सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लिख करके रिवाइज करना, अगर इसका एक बड़े से पेपर पे कमरे में चिपका देना, जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन एक दिन पहले इसे देख लेना, कमरे में लगे हुए पोस्टर्स को, जिसमें तुमने इसको भी लिख रखा होगा, इसका एक पोस्टर बना के चिपका देना दीवार पे, बैल बुद्धि। मान लो नहीं मिला, कॉपी में तुम पलट दे गए, कितना पलटोगे? कुछ ऐसे डेटाज होते हैं जो लिखना पड़ता है। हो गया? मिटाए बेटा, चाचा छोड़ दो। अगर मान लो बेटा, तीसरी बात, अगर मैंने कहा ड्यूट्रॉन को एक्सेलेरेट कराया गया, ड्यूट्रॉन, अच्छा कोई मुझे बताएगा ड्यूट्रॉन क्या होगा, कितना मास और कितना चार्ज? ड्यूट्रॉन में जो मास होता है वो प्रोटॉन का डबल होता है, प्रोटॉन का, और चार्ज तो सेम रहता है, ई प्रोटॉन के बराबर। सुनिए, ड्यूट्रॉन में मास प्रोटॉन का डबल और चार्ज सेम। इसीलिए बेटा जब यहाँ पर ड्यूट्रॉन की बात करेंगे तो साथ में ड्यूट्रॉन का मास md, डी के m के चरणों में d फॉर ड्यूट्रॉन है, तो यहाँ पर बेटा h/2m, m के जगह मास ऑफ ड्यूट्रॉन। पता कितना आता वैल्यू सॉल्व करने पर? बताऊं? 0.202 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। सब याद करना पड़ेगा, मैं आपकी मदद बिल्कुल नहीं करूँगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। 0.202 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम आपके बुकलेट में दिया है क्या, मॉड्यूल में है क्या? इलेक्ट्रॉन के लिए, बाकी के लिए आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इसे अच्छे से लिखिएगा। बेटा शांत, हो गया? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फोर्थ। मान लीजिए अल्फा पार्टिकल बी एक्सेलरेटेड। अल्फा पार्टिकल कभी आपने सुना है नाम? बताइए अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। अच्छा बेटा अल्फा पार्टिकल अगर मैं बोलूं
चार्ज बताओ कितना होगा और मास, पहले मास बताओ कितना होगा। तो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम, और चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन के मास का डबल, प्रोटॉन के मास का डबल। तो यही बेटा यहाँ पे करना है। यहाँ पर तो पहले चार्ज कितना होगा जल्दी बताओ, 2e, और अल्फ़ा का मास m अल्फ़ा कर लेते हैं, 4m नहीं लिख पा रहे हैं, m अल्फ़ा कर देते हैं यहाँ पे, m अल्फ़ा, और चार्ज इज 2 टाइम्स ऑफ e। अच्छा बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 2ev होगा। अरे चार्ज इंटू पड़े, अरे यार सही है। इधर देखो, इधर देखो, कृपया करके इधर देखो, कृपया इधर देखो, क्या h/√2mEv, ई की जगह कितना है 2e इंटू वी, बोलो सही है। पूरा वैल्यू सॉल्व वॉल्व करके पता है कितना आता है, 0.101/√v एंगस्ट्रॉम, 0.101/√v एंगस्ट्रॉम। बेटा आपको याद करना पड़ेगा, हंस के या रो के, जैसे भी है आपको याद तो करना पड़ेगा। इसमें मैं आपकी मदद, क्योंकि भैया वैल्यू रखना है, इसको कौन वैल्यू रख के इतना तक आता है। एग्ज़ाम में पूछा और अगर नहीं याद रहेगा ना और छूट गया तो बहुत अफसोस होगा कि अरे यार ये तो बहुत आसान था, कैलकुलेशन करेंगे तो लेंदी जाएगा, बनेगा ही नहीं, इसलिए याद करके जाना पड़ेगा। हो गया। आओ मिटाएं। मिटा दे बच्चों। आराम से, आराम से। अब ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो, इधर। देखिए पांचवी बात बेटा ध्यान से सुनिए, अरे सुनो इधर। अच्छा न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करा सकते हैं v वोल्ट से, बाकी को तो कोई मतलब ही नहीं कि क्या बोल गया मैं, मतलब नहीं है, जो पढ़ाना है लिख के बता दो बस। न्यूट्रॉन को क्या v वोल्ट से एक्सेलरेट करा सकते हैं? एक मिनट, तुम बताओ, रुक जाओ, तुम बताओ लड़की, हाँ खड़ी हो जाओ। न्यूट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट कराएंगे कि नहीं कराएंगे? नहीं कराएंगे? एक मिनट बेटा, तुम लोग जो उल्टा बोलते हो ना, देखो बच्ची फंस गई, इसको लग रहा है नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते जब बताना जरा, कुछ भी। जैसे प्रोटॉन को एक्सेलरेट करा है, अल्फा को न्यूट्रॉन को नहीं करा गए हैं। जोर से बोलो, वो न्यूट्रॉन है। जोर से बोलो, कौन न्यूट्रल है? न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, तो बैठ जाओ। डरी हुई, डर क्यों रही हो? तुम्हें बोलना चाहिए सर न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, नो चार्ज। फील्ड अप्लाई करके कर क्या लोगे, फोर्स ही नहीं लगे उस पर, तो डरी सहमी थी बच्ची। देखो बेटा, चाचा न्यूट्रॉन को तुम v वोल्ट से एक्सेलरेट नहीं करा पाओगे, लेकिन फिर भी न्यूट्रॉन के सवाल आते हैं। कैसे पूछे जाते हैं सवाल, ये सुनिए। बोला जाएगा एक चैम्बर में न्यूट्रॉन गैस भरे हुए, मतलब न्यूट्रॉन पार्टिकल है, ये समझिए न्यूट्रॉन है। बेटा सुनिएगा, एक चैम्बर में न्यूट्रॉन भरे हुए हैं, ये कौन है? न्यूट्रॉन। अब सुनिए, जैसे एक चैम्बर में गैस भरते हैं, समझिए न्यूट्रॉन भर दिए, और चैम्बर में टेम्परेचर को T कर दिए, T टेम्परेचर कर दिए इसका। तो जानते हो बेटा, गैस के पार्टिकल जैसे रैंडम मोशन करते हैं इधर उधर जिगजैग पाथ पे, लाइक उसी तरह न्यूट्रॉन भी जिगजैग पाथ पे रैंडम मोशन करेगा।
जिसमें कि किसी एक न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, गैस में आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो पढ़ लेंगे, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल ने बताया था कि देखो यार ये कोई पार्टिकल है, हाँ पार्टिकल है, मोनोटॉमिक है ना, मतलब किसी के साथ अटैचमेंट तो नहीं है, नहीं है, सिंगल है, सिंगल पार्टिकल है। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 3/2 kBT। kB का मतलब होता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। kB को क्या बोलते हैं, रुक जाना, जान मत दे देना, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है सुनिए, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। रुकिए पहले ध्यान से, तो ये 3/2 kB की वैल्यू, T का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करके। तो बेटा ये है काइनेटिक एनर्जी। और अगर मुझसे कहे कि इस न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मालूम है तो डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली वेव, तेरे को बड़ा इंटरेस्ट है मारने में, नहीं नहीं रहने दे, है छोड़ दे। ठीक है बेटा, पेस्ट वेस्ट का इंतजाम है, लोटा और बोतल भी है। तुम्हें बोल रहा हूँ, ये बेचारा बैठे बैठे सो गया, तुम्हें नहीं, अरे बैल मैं टेढ़ा देखता हूँ बे, उसको देख रहा हूँ और उसे समझ में भी आ रहा है, पता नहीं ये बीच में अपनी टांग अड़ाए जा रहा है कि मुझे बोल रहे हो सर। है भाई सुनिए, तो बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा लैम्डा बराबर h/√2mk। और काइनेटिक एनर्जी कितना है जल्दी बताइए, तो 3/2 kBT। तो यहाँ पर बेटा 2 से 2 निपट जाएगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ न्यूट्रॉन का होता है h/√3mkB/T। यानी बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन केस ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा इन्वर्सली है, सॉरी, पहुँचो। पूरी वैल्यू आएगी 0.286/√T। पूरी वैल्यू लिख दूँ, ये पूरा वैल्यू सॉल्व वॉल्व करके इधर लिख देता हूँ। ए शांत, ए प्यार से, ईमानदारी से, ए जिस दिन से वो बेचारा टूटा, एक दिन एक भी बंदर झांकने तक नहीं आया था, बल्कि बंदर भी दिखने नहीं लगे हैं, बंदर भी भग गए हैं सब, उनको भी दिख गया कि हमसे बड़े बंदर है भाई। वो तब से गायब हुए, आज तक दिखाई नहीं दिए। तो वरना खाली क्लास में जब कभी भी रिकॉर्डिंग करता था तो ये जो एसी वेसी ने इनके खोखे ऊपर से केवल लगे थे, पीछे का मशीन गायब था, हटा दिया गया था, उधर से ना छोटा सा जो होल है ना उधर के थ्रू बंदर आके झांक जाते थे, 2-4 बंदर इधर बच्चे जो उसके कूद जाते थे इधर। तो एक आध बार डर के निकल लिया, अपने कहा भाई बंदर बंदर पहुँच रहे हैं। और जब से वो इतना बड़ा दरवाज़ा खुल गया, एक बंदर नहीं आया। ए शांत, हो गया। और इसमें मैटर वेव में एक लास्ट टॉपिक लिखिए, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। और क्या खत्म, बोला तो था, छोटा है ये, कंप्लीट डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट और फिनिश। देखिए बेटा, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट
लिख रहा हूँ, पहले मिटा दो इधर। देखिए डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। बेटा बात नहीं प्लीज। देखिए डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, प्लीज और बातें नहीं। देखिए डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है बेटा, सुनो ना। देखिए डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, यही दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मैटर वेव को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा, तब जाके फिर लोगों ने इसे एक्सेप्ट करा। ठीक है, अब डेविएशन एंड जर्मर ने करा क्या? अच्छा बताओ बेटा, इससे पहले क्या आप ब्रैग्स लॉ जानते हैं? ब्रैग्स लॉ कहाँ पढ़ा था? एक्सरे में। ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। 2d sin थीटा इक्वल टू, इसमें ब्रैग ने यह कहा था कि जब एक्सरे को क्रिस्टलाइन सॉलिड के सरफेस पे गिराते और रिफ्लेक्ट होके आता है तो उसमें डिफ्रैक्शन होता है, यही बोला था। बस इसी कंसेप्ट का यूज डेविएशन एंड जर्मर ने करा। सुनिए ध्यान से, ब्रैग्स लॉ का यूज करा और डेविएशन ने बड़ा बुद्धि लगाया। देखिए इन्होंने क्या प्रयोग करा, ये सुनिए। इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट करा, ये सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए, और तब जाके इस पे प्रूफ हो गया। इस पे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, और मैटर वेव के बहुत सारे सवाल होने, तो एक सवाल बनेगा बस जो थ्योरेटिकल पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो ये फिलामेंट है। फिलामेंट को गर्म करने के लिए आप एक स्विच लगाते हैं, स्विच को ऑन करेंगे तो फिलामेंट गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो यहाँ पर एक मोलिब्डेनम का इनक्लोजर बताया था मैंने, बीच में नैरो होल रहेगा, ठीक, ताकि यहाँ से फिलामेंट जब गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इस तरह के इजेक्शन को बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं, रिचर्डसन ने खोजा था इसे, थर्मियोनिक इमिशन। इलेक्ट्रॉन पेंसिल बीम की तरह निकलेगा, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली। अब बेटा इसको एक्सेलरेट कराने के लिए यहाँ पर एक सेल कनेक्ट करते हैं, और ये सेल वेरिएबल वोल्टेज का है। वहाँ हाई वोल्टेज जोड़ा था ना खुली ट्यूब में, यहाँ हाई वोल्टेज नहीं है, ठीक। अब सुनिए, फिर यहाँ पे एक प्लेट है, सुनेगा ध्यान से, और बीच में होल है। भाई सुनो ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, प्लस से माइनस की तरफ, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा और इस होल के थ्रू बाहर निकलेगा, इस होल के थ्रू बाहर निकलेगा। ध्यान से सुनना। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम, ये पूरा apparatus बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गन। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रॉन गन, बंदूक जिसमें कि ऐसे ट्रिगर दबाते हैं और गोली निकलती है, तो यहाँ पर क्या निकलेगी? इलेक्ट्रॉन निकलेगी, इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगा। बोलो क्लियर? मैं इधर हूँ। अब ये इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे करके गिर रहा है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन यहाँ सम काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। और ये इलेक्ट्रॉन बीम बेटा एक निकिल का क्रिस्टल है, निकिल क्रिस्टल, Ni। यानी सोचो इस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार किया गया होगा। निकिल को ढूंढ निकालना, आयरन नहीं, कॉपर नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, निकिल क्रिस्टल। यानी जाहिर सी बात है कि कई दिनों का, कई वर्षों का अथक प्रयास रहा होगा। फिर सुनिए, हम लोग झटके में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत छुपी हुई है मुंडी पर। अब यहाँ पर निकल क्रिस्टल पे ये गिरता है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बीम गिर रहा है। दिस इज इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन बीम है बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे इधर, और ये इस क्रिस्टल पर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होंगे, और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ डिटेक्टर लगाया, ये डिटेक्टर लगाया बेटा। समझो यहाँ पर्दा है,
और पर्दे पर बीम जब गिरेगा तो उसे स्कैन करेगा और चेक करेगा कोई डिफ्रैक्शन विफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखा गया अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग ये एंगल पर ये डेविएट हो रहा है, ऐसे और इधर गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ऐसे आया और ऐसे निकल गया, तो ये वाला जो बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और पूरा ये बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। अब सुनना ध्यान से, अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग एंगल पे निकल के साथ, यानी निकल को भी चुन लिया गया होगा कई सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से। अब उसके बाद बेटा जब यहां 54 वोल्ट, ध्यान देना, जब यहां 54 वोल्ट, वोल्टेज वेरिएबल है, कई सारे वोल्टेज पे ये प्रयोग हुए होंगे, लेकिन 54 वोल्ट, यहां 54 वोल्ट रखा गया। 54 वोल्ट रखने से इलेक्ट्रॉन यहां से चला और इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी K बराबर Q इंटू वी। K बराबर Q इंटू वी में Q का इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E और ये 54 वोल्ट E इंटू वी एक साथ करके बोलेंगे 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। जूल में बताना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल में आ जाएगा। तो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आया, बीम आया और निकल क्रिस्टल पे गिरा। अब क्रिस्टल भी अलग अलग एंगल पे चेक किया गया, ऐसे करा गया, ऐसे करा गया, ऐसे करा गया, अलग अलग एंगल पे देखा गया कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30, 90, 120 सब एक एंगल पे। तो जब एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन एग्जैक्टली 50 डिग्री था, 50 डिग्री, यानी ये कितना है 54 वोल्ट और ये कितना है 50 डिग्री। उस समय डेविसन और जर्मर ने कुछ देखा और वो जो देखा उसके बाद दुनिया का नज़रिया बदल कर रख दिया। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने कई वर्ष का टाइम लगाया। इससे डी ब्रोगली जब बोला और डी ब्रोगली का बोलने का ट्रुथ जब पता चला, इस बीच में बहुत बड़ा लंबा समय था। समझ में आ रहा है? और ये आप बहुत झटके में 2 मिनट में समझ गए कि अच्छा डेविसन जर्मर था और किया गया था 54 वोल्ट और 50 डिग्री। तो क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, ये फाई है और ये इंटेंसिटी है। जैसी ये इंटेंसिटी देखा गया तो 50 डिग्री पे मैक्सिमम था। बोला जब ये देखा, बोला एक बात बताओ, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं 10 लोग आके ऐसे गिरा पर सेकंड, तो 10 लोग आके स्क्रीन पर लगेगा भाई, 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे के गिरा, 10 इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पे स्क्रीन पे टकराएगा, स्पॉट बनाएगा, स्कैन करा तो 10 इलेक्ट्रॉन दिखाई देना चाहिए, क्यों भाई? पर सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन आया, 10 इलेक्ट्रॉन स्पॉट बनाएगा, टक 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 इलेक्ट्रॉन टकराया, समझो स्क्रीन में थोड़ा थोड़ा छेद हो गया या काला स्पॉट बन गया, डार्क स्पॉट, स्कैन किया, अच्छा डार्क स्पॉट, अच्छा इलेक्ट्रॉन आगे टकराया। लोगों के दिमाग में तो यही था ना कि पार्टिकल है भाई, पार्टिकल है, 1 सेकंड में 10 आया, 10 आगे स्पॉट बनेगा। तो स्कैन किया तो 10 स्पॉट है, यानी 10 एनर्जी है, 10 एनर्जी है। लेकिन जब 50 डिग्री पर जब 54 वोल्ट का कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ 40 वोल्ट करा फिर यहाँ 50 डिग्री तो नहीं होता था। जैसे यहाँ 54 वोल्ट और 50 डिग्री अलग अलग एंगल पर डिटेक्ट कर रहे थे कि अच्छा इलेक्ट्रॉन चल रहा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मैटर वेव है तो सुपरपोजिशन होगा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो वो चेक कर रहे थे, यही सोच के कर रहे थे कि डी ब्रोगली ने जो कहा है वो सही कहा है, और किए जा रहे थे क्योंकि उन्हें भरोसा था डी ब्रोगली पे कि इलेक्ट्रॉन एक ना एक दिन तो वेव नेचर शो करेगा। और वो दिन जब आया तो कॉम्बिनेशन देगा 54 वोल्ट 50 डिग्री। बस देखा कि अरे 10 नहीं, जब स्कैन हुआ तो मैक्सिमा एनर्जी बहुत बड़ी। बोला अरे मैकेनिक्स तो कहता है 10 आया 10 आया 10 आया 10 आया 10 आया 10 आया, फिर क्या चक्कर है भाई? आराम से आराम से। जब 50 डिग्री पे देखा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो बोला कि ये हो क्यों रहा है भाई? तो दरअसल इलेक्ट्रॉन बीम बिहेव्स लाइक अ वेव, जैसे कि एक्सरे, जैसे कि लाइट वेव,
और निकल के क्रिस्टल में दो एटम मॉलिक्यूल के बीच में, दो एटम के बीच में जो सेपरेशन है वो इसके वेवलेंथ के कंपेरेबल है। जब रिफ्लेक्ट हुआ तो वेव फ्रंट बेंड हुआ, और बेंड हुआ तो मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम लगा। एंड यहां पर सुनना सुनना प्यारे बच्चों, सुनना, हाँ है, सुनो। अब बाई ब्रैग्स लॉ से उन्होंने क्या करा, मेरी बात सुनना। ब्रैग्स लॉ से इसके आगे इन्हें छोड़ा नहीं, बोला वाह अच्छी चीज बताया। अब बोला ब्रैग लॉ लगाओ। ब्रैग्स लॉ बोलता है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। उन्होंने क्या करा बेटा, बोला कि अच्छा डी ब्रोगली ने अपने फॉर्मूले में लैम्डा की वैल्यू बताया है ना, इलेक्ट्रॉन जब v वोल्ट से एक्सेलरेट करेगा तो वेवलेंथ कितना आएगा। बोला वेवलेंथ बताओ बताओ बताओ, कॉपी में देखो। अच्छा इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ इसने इतना बताया है 12.27/√v। रख करके v की वैल्यू 54 रख के जो भी आया एक तरफ नोट कर लिया। बोला अब इधर से आना चाहिए उतना ही वैल्यू। मान लो लैम्डा की वैल्यू आया 100 एंगस्ट्रॉम, तो 100 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए इधर से। तो निकल के क्रिस्टल में d मालूम था, इंटरमॉलिकुलर सेपरेशन d मालूम था, थीटा मुझे मालूम है ऑलरेडी। कितना होगा, 65 डिग्री नहीं होगा, सोच के देखो। देखो बताता हूँ, 50 डिग्री ये है, एंगल ऑफ इन नॉर्मल बीचों बीच आएगा, 50 का आधा 25, और 25 है तो ये 65 होगा, तो 65 और 25 90। तो थीटा की वैल्यू क्या था, ग्लांसिंग एंगल, सरफेस के साथ एंगल 65। अरे यार 65 डिग्री रखा भाई, ब्रैग्स लॉ तो पता था ना। यहाँ पर 65 डिग्री होगा कि नहीं होगा, कैसे, 50 डिग्री का आधा 25, और 25 ये, और 90 पूरा होना इधर, तो सरफेस के साथ कितना होगा 65 रखा। n की वैल्यू 1 रखा और लैम्डा सॉल्व करा, और सरप्राइजिंगली लैम्डा की वैल्यू वही आई। बोला रे यार मज़ा आ गया, नहीं आया, हाँ अब बस हो गया। अबे ताली पीट रहे, ताल पीट रहा है। देखिए तो 2d sin थीटा हो गया, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा से जा करके लैम्डा की वैल्यू जब सॉल्व करा 2d sin थीटा अपॉन n, तो ये प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि यस डी ब्रोगली, जिसे हम पागल कहते हैं, मैंने बताया ना साइंटिस्ट और पागल में एक ही लाइन का फ़र्क होता है। समझ में आया तो साइंटिस्ट, नहीं तो पागल। समझ में आया तो, नहीं तो बोलो क्लियर हुआ। आओ बच्चों चित्र बनाए, पूरा लिखें। शांत अरे अरे लिखो। ये था मैटर वेव, ये था मैटर आराम से, ये था मैटर वेव जो कि कंप्लीट हुआ। आपके एनसीईआरटी में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन करके लिखा हुआ है, ये कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी में जो सेकेंड लास्ट हो एटम्स एंड न्यूक्लियाई एक साथ दिया हुआ है, तो एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे मंडे से, प्यार से। हो गया बेटा? आराम से
मैं लिखवा रहा हूं। आराम से आराम से। हो गया बेटा? छोड़ दो, हाँ। टेस्ट में क्यों नहीं आएगा? इसने क्या गुनाह किया बेटा? लिखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, देखिए शॉर्ट में लिखाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में लिखाएंगे, जितनी ज़रूरत उतना ही लिखाएंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट लिखने को आ गया थ्योरी में तो आप कैसे लिखोगे बेटा? बस पूरा एक्सप्लेन करना, फिलामेंट से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5-7 लाइन में पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है? हम तो जल्दी से शॉर्ट में लिखा रहे हैं। लिखिए क्या लिखा है? व्हेन, हाँ, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड, when an electron be accelerated by the help of electron gun, by the help of electron gun and the electron beam strike the nickel crystal, Ni, nickel crystal, then the diffraction takes place in the electron beam. In the electron beam, then the diffraction takes place in the electron beam, full stop. When the diffracted beam detected by a detector, when the diffracted beam detected by detector, then we get diffraction pattern, then we get diffraction pattern। लाइन चेंज करके, डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न जानते हो क्या होता है? मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्स ज़्यादा चौड़ा, हाई इंटेंसिटी, ये सब तो बताया हुआ है ना। लिखिए लाइन चेंज करके, एट 54 वोल्ट, ब्रैकेट में लिखेगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ब्रैकेट में लिखेगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, यानी 54 वोल्ट से एक्सेलरेट कराना है इलेक्ट्रॉन को। एंड ब्रैकेट बंद करने के बाद, एंड एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 50 डिग्री, जिसे स्कैटरिंग एंगल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्कैटरिंग एंगल। अगर बोल दिया तो एग्जामिनेशन में जान देने की ज़रूरत, हाँ। एंड एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 50 डिग्री, देन वी गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी, then we get maximum intensity by the use of Bragg's law, by the use of Bragg's law। Bragg's law क्या होता है? 2d sin theta equal to n lambda। by the use of Bragg's law, Davison and Germer proved by the use of Bragg's law, Davison and Germer
proved the existence of matter wave, proved the existence of matter wave. बोलो क्लियर? ये था आपका मैटर वेव. आओ सवाल बनाएं. आओ. हाँ, अरे ये तो पता नहीं, ये पता नहीं, उनका अपना कैलकुलेशन रहा होगा, कुछ बुद्धि खुली होगी. अब ये थोड़ी ना मुझसे पूछो सर आइंस्टाइन को कैसे पता चला कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है. ये तो उनकी अब अपनी स्टोरीज होती होगी. देखिए बेटा सुनिए. बिल्कुल दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में. इसमें मैटर वेव नहीं है बेटा. एक मिनट जरा, एक दो क्वेश्चन मैटर वेव का कराना चाह रहे थे ना. हाँ बहुत बढ़िया. देखिए बेटा शांत रहो. चाचा क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन है बेटा, बहुत आराम से जोर से बोलना. हाँ तो बहुत इजी है, तो लपेट देंगे. अच्छा बेटा ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सभी लोग लिखिएगा क्वेश्चन. 2 electrons आर मूविंग विथ सेम स्पीड. बेटा बात नहीं करो. मूविंग विथ सेम स्पीड v बिल्कुल चुप रह लो. one electron enters, क्वेश्चन लिखो साथ साथ. 1 electron enters a region of uniform electric field, while the other enters a region of, बेटा शांत, region of uniform magnetic field. Then after some time if the de Broglie wavelengths are lambda 1 and lambda 2, तो पहला ऑप्शन लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2, दूसरा ऑप्शन लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2, तीसरा ऑप्शन लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2, लास्ट ऑप्शन लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 या लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2. शांत बेटा शांत प्लीज. इसमें से कौन सा बेस्ट चॉइस आप देंगे कृपया बताएं.
ए, शांत रहो। ए, हाँ, बी, सी, बॉम्बे, चाइना। एक ने बोला बॉम्बे, एक ने बोला चाइना। आगरा, आगरा कौन बोल रहा? अच्छा, देखिए बेटा, ए चाचा, ओ चाचा, हम यहाँ बोलेंगे कि ना बॉम्बे ना चाइना, द आंसर इज दिल्ली। आराम से, आराम से। अब दिल्ली क्यों भाई? देखिए, सुनिए, देखिए बेटा, क्वेश्चन को समझिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद सेम स्पीड v। अब कहता 1 इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो एक्सेलरेट करेगा? रिटार्ड भी तो कर सकता है, एक्सेलरेट भी कर सकता है, या फिर, अब सुनिए ध्यान से, अगर इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ देखें तो लैम्डा बराबर होता है h/mv। अगर मान लो एक्सेलरेट करेगा, अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो v की वैल्यू बढ़ेगा, और v बढ़ेगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, और हो सकता है रिटार्ड करे तो वेवलेंथ क्या होगा? चूंकि स्पीड घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा। अब दूसरा जो है, अदर एंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड का से स्पीड कभी चेंज नहीं होती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कभी भी स्पीड चेंज नहीं होती है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड में चाहे जैसे एंटर करो, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड नेवर चेंज। अगर आप ऐसे एंटर करते हो, मान लो ऐसे करके घूम रहा है, तो भी स्पीड में कोई चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने से जो पहले जो स्पीड था वही बाद में भी है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो पहले था वो बाद में भी रहेगा। दोनों की स्पीड सेम था, तो दोनों का पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम था। इसका तो उतना ही रह गया, इसका हो सकता है बढ़ जाए या हो सकता है घट जाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डी, कि लैम्डा 1 हो सकता है लैम्डा 2 से बड़ा हो, या हो सकता है लैम्डा 1 लैम्डा 2 से छोटा हो। नहीं आया समझ में? ये कहाँ बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करेगा? रिटार्ड भी तो कर सकता है। अरे भाई बोलो, इससे इसका आंसर क्या देंगे बच्चों? डी। अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, सब लोग लिखो, मैं बोल रहा हूँ लिखो। अच्छा लिख देता हूँ, वरना जान दे देंगे। मिटा दे बेटा। बताइए, मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड चेंज होगा? और अगर स्पीड चेंज नहीं होगा तो क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंज होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? स्पीड या तो बढ़ सकता है या फिर, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ पे या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन। देखिए, ओ चाचा, ओए सुने, देखिए, a proton has kinetic energy equal to, बेटा बात नहीं करो, equal to 100 electron volt, which is equal to that of photon, which is equal to that of photon। बेटा बकवास नहीं, शांत हो जाओ प्लीज। एक बार बोल रहा हूँ, शांत हो जाओ। The wavelength of photon is lambda 2, and that of proton is
लैम्डा 1 देन लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्रोपोर्शनल टू। ए शांत रहो। पहला ऑप्शन e की पावर 2, दूसरा ऑप्शन e की पावर -1/2, थर्ड ऑप्शन e की पावर -1, लास्ट ऑप्शन e की पावर 1/2। शांत। चलिए 1 मिनट का वक्त देता हूं, आप बनाइए पहले। पक्का? हाथ उधर कहाँ जा रहा है बे? हाँ बोलो। आया तो आया, आंसर तो नहीं है यहाँ। सही देख रहा हूँ, परफेक्ट है भाई। ऑप्शन नहीं है? अरे बाप रे, ये तो एकदम गजब का है। अच्छा चलो, बना रहे हो नमन? चलो आधे मिनट और टाइम दे रहा हूँ बेटा, जल्दी जल्दी सोचो समझो। हे नहीं बना? यार टाइम कितना हो गया यार? चलिए इस सवाल को देखिए बेटा, इस सवाल को कैसे बनाएंगे। अरे ध्यान दो यार, पहले ना बच्चों में ये कन्फ्यूज़न होता है, मैं बताता हूँ आपको बेटा। ये कन्फ्यूज़न होता है, जैसे क्या होता है, प्रोटॉन और फोटॉन। रुकिएगा पहले ध्यान से, इस बात को मैं पहले बोल लूँ। अच्छा बोलता है, रुक जाओ यार। प्रोटॉन में एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी प्रोटॉन में काइनेटिक एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हाफ mv² के इक्वल होगा, या p²/2m के इक्वल होगा। अब बोलता है कि फोटॉन में भी मान लो उतनी एनर्जी है, सपोज दैट फोटॉन में भी उतनी एनर्जी है। तो लोग सोचते हैं अच्छा फोटॉन में भी काइनेटिक एनर्जी होगा। गलत, नेवर। फोटॉन कोई मटेरियल नहीं है, जैसे आप हाफ mv² बोलेंगे। सुनो यार, पहले कन्फ्यूज़न हो सकता है, इससे बचो। फोटॉन कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है कि हाफ mv² लगाएंगे, गलत। हाफ mv² वैलिड फॉर मटेरियल पार्टिकल जिसमें कोई रेस्ट मास होता है। यहाँ पर बेटा फोटॉन में एनर्जी बोलता है प्रोटॉन के बराबर, तो फोटॉन की एनर्जी ऑलवेज hc/λ या mc² करेंगे, E बराबर mc² या hc/λ। बोलो पहले, क्लियर? तो एक फोटॉन और प्रोटॉन में दोनों में एनर्जी इक्वल है, तो दोनों हाफ mv² हाफ mc²। फोटॉन की स्पीड सी है, हाफ mc² हाफ mv², दोनों इक्वेट कर दो। अरे बैल कभी भी फोटॉन के केस में काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी ओनली फॉर मतलब मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। फोटॉन की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। अब सुनिए ध्यान से, एक तो ये कन्फ्यूज़न हमारा दूर हुआ, इस चीज़ को आगे से मत गड़बड़ करना। अब सुनिए कह रहा है क्या, सुनिए। अ प्रोटॉन हैज़ काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ इक्वल टू दैट ऑफ फोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और फोटॉन की एनर्जी इक्वल है, ई के बराबर। ये बोला हुआ है, ओके। द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इज λ2। तो सबसे पहली बात तो बेटा फोटॉन की एनर्जी होगी hc/λ2। क्यों? फोटॉन के लिए तो यही लिखेंगे ना, बोलो बोलो। और प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी ना, फोटॉन का डी ब्रोगली नहीं होगा, फोटॉन का तो वेवलेंथ होगा, लेकिन प्रोटॉन का तो डी ब्रोगली होगा। एक काम करते हैं, पहले फोटॉन की एनर्जी लिख लेते हैं, वेवलेंथ लिख लेते हैं, hc/E होगा बच्चों। और अब हम लोग एक काम करते हैं,
प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखते हैं, तो प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, जो कि E के बराबर होगा। ये दोनों बराबर है। देखिए λ2 फॉर फोटॉन एंड λ1 फॉर प्रोटॉन। ये फोटॉन के लिए Hc/λ से λ2 निकल गया फोटॉन का वेवलेंथ, जबकि प्रोटॉन का वेवलेंथ तो डी ब्रोगली से निकलेगा। अब बेटा ये मिटा दे रहा हूँ, तो λ2/λ1 करा, तो λ2/λ1, तो λ2 की वैल्यू है Hc/E और λ1 की वैल्यू कितना है h/√2me। अब मैं यहाँ पर h से h कैंसिल करूँगा और देखिए c कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन √E/E, ये कटेगा तो √E नीचे बचेगा, दैट इज e की पावर -1/2 होगा। सो प्रोपोर्शनल टू e की पावर -1/2। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। नहीं आया? खोपड़ी कुछ खुला? प्रोटॉन फोटॉन एक ही है क्या? अब फोटॉन में हाफ एम स्क्वायर लगाएंगे। फोटॉन छोटी छोटी बातें जो कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, इसलिए मैंने कहा चलो ए शांत, तो बस यहीं तक बच्चों आज के लिए। मेरा डाउट मंडे को बता दूंगा। देखो आज पहले डी ब्रोगली का कराना जरूरी था, बाकी ये सब भी तो जरूरी है।